हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है ना कि दो टाइप का मोशन पढ़ना है, एक की स्ट्रेट लाइन में और दूसरा प्लेन में। प्लेन कहने का मतलब होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंक्लूड करके बनाया जाता है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन। वो क्या है, तो वो मोशन इन प्लेन में है। हमें क्या पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पार्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन के लिए या वन डायमेंशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है वह मोशन एक्स एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे हो या सिर्फ जेड एक्सिस, किसी एक पे हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले बात ये आता है कि क्या मोशन और रेस्ट, ये दो टर्म ऐसा है, दोनों को समझना पड़ता है कि आखिर ये दोनों है क्या। रेस्ट किसको बोलते हैं, मोशन किसको बोलते हैं। मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट में कब होगा, मोशन में कब होगा, ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम आगे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट का। तो अगर हम ये पूछें कि अभी आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हम देख कहाँ से रहे हैं। मतलब जो ऑब्जर्वर होता है वो किस कंडीशन में है और हमें किस जगह से ऑब्जर्व कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम फिलहाल देख लेते हैं टाइम के साथ कि टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मेरा ऑब्जर्वर है, वो रिफरेंस हम मान लेते हैं ग्राउंड को। ग्राउंड को क्या मान लेते हैं, रिफरेंस मान लेते हैं। मतलब ग्राउंड के कंपेयर में हम लोग किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे कि बॉडी जो है वह रेस्ट में है या मोशन में है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट का। तो रेस्ट में जब कोई बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, जैसे कि अगर अभी हम बात करें कि ठीक है, अभी अगर हम ये बात करते हैं कि अभी 6 बज रहा है, मतलब 6 बज रहा है AM, ठीक है। आधे घंटे की बाद मतलब 6:30 पे अगर बॉडी अपने ही जगह पे है एज यूजल, जैसे पहले था इनिशियल कंडीशन में वैसे ही फाइनल कंडीशन में है, तो हम ये समझेंगे कि बॉडी जो है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, टाइम इंक्रीज कर रहा है और बॉडी जो है वो अपने ही जगह पे है, एक ही जगह पे है। तो हम वैसे बॉडी को कह सकते हैं कि वह बॉडी जो है वो रेस्ट में है। जैसे कि एक बुक को अगर हम टेबल पे रखते हैं तो वह बुक क्या है, रेस्ट में है। या अगर हम किसी चेयर पे बैठे हुए हैं, हम मूव नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए, रेस्ट में हो गए। तो रेस्ट का क्या डिफिनीशन लिख सकते हैं कि इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, देन द ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन रेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, रेस्ट में है। एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं, ये बुक लाइंग ऑन द टेबल, कोई बुक है जो टेबल पे रखा हुआ है, तो वह जो बुक होगा वह किस कंडीशन में होगा, रेस्ट में होगा। अब बात करते हैं मोशन का। तो ठीक उसका अपोजिट है कि व्हेन ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विथ टाइम। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है, जब भी कोई बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है, देन द बॉडी सेट टू बी इन मोशन। तब बॉडी क्या होता है, मोशन में कहलाता है। मोशन का मतलब हो गया गति और रेस्ट का मतलब क्या हो गया, विराम अवस्था। ठीक, विराम अवस्था मतलब रुका हुआ, कोई भी बॉडी जो है वो रुका हुआ है। और मोशन का मतलब हो गया कि कोई भी बॉडी जो है वो गति में है। गति कहने का मतलब होता है कि उसका स्पीड जो है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बस हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो टाइम के साथ, तो हम ये कहेंगे कि बॉडी जो है वह किस में है, मोशन में है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर की। अगर हम लोग ये बात करें कि ऑब्जर्वर किस कंडीशन में है, हम किस जगह से किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि बॉडी का पोजीशन क्या है, चेंज होने के बाद फिर क्या पोजीशन आ रहा है, या फिर वही पोजीशन अगर आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि बॉडी जो है वो अपना पोजीशन चेंज ही नहीं किया, वैसे कंडीशन में रेस्ट में हो गया। और बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, ये तीनों एक्सिस क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। जिस पॉइंट पे इस तीनों का इंटरसेक्शन होता है वह क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। उस ओरिजिन को, मतलब इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 एक्सिस कॉल्ड ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं। उसे रिफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाता है। उसे किस तरह से माना जाता है कि वह मेरा क्या है, रिफरेंस पॉइंट है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जब चेक करते हैं तो हम उसी ओरिजिन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, वह एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वाई एक्सिस में कितना, और
जेड एक्सिस में कितना है, या फिर उसका पोजीशन जो है वो कहाँ पे है, एक्स में कितना मीटर जाने के बाद, वाई में कितना मीटर, जेड में कितना मीटर। यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है 3 एक्सिस का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, उसे रिफरेंस पॉइंट भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कि अगर उस कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का बात करते हैं, एक्स वाई जेड, यह कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। मतलब सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के वैल्यू को लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस के वैल्यू को लिखते हैं, फिर जेड एक्सिस के वैल्यू को लिखते हैं। तो अगर हम किसी कोऑर्डिनेट को, किसी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है, मान लिया जाए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उस कोऑर्डिनेट को अगर टाइम के साथ देखते हैं, जैसे पार्टिकुलर किसी टाइम पे उस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, तो वह क्या हो गया कि टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। टाइम भी बहुत मायने रखता है। टाइम क्यों मायने रखता है, क्योंकि देखिए अगर एक ही जगह है, एक पोजीशन हम फिक्स करते हैं, तो उस पोजीशन पे एक टाइम में एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर उस पोजीशन पे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रखना है तो 100% टाइम चेंज हुआ होगा। अगर हम बात कर लेते हैं क्लासरूम की, ठीक है, एक क्लासरूम है, उसमें कुछ बेंच लगा हुआ है, तो आप जिस बेंच पे आज बैठे हैं, उस बेंच पे, उस जगह पे कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं बैठ सकता है। दैट इज़ वहाँ पे क्या हो गया, टाइम फैक्टर कर रहा है। लेकिन क्या उसी जगह फिर अगले दिन अगर टाइम की हम बात करते हैं तो वहाँ तो डेट चेंज हो जाता है, तो सेम टाइम तो कभी रिपीट करता ही नहीं है। तो टाइम चेंज होने के बाद उसी पोजीशन पे दूसरा स्टूडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हम टाइम को कंसीडर कर ले कोऑर्डिनेट के साथ, जो उसका कोऑर्डिनेट है, जो उसका पोजीशन है या उसका जो लोकेशन है एक्स वाई जेड, इसके साथ साथ अगर हम टाइम को भी कंसीडर करते हैं, तो यह जो आता है यह कहलाता है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो टाइप का है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये बताए थे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो किसी भी बॉडी का या किसी भी मोशन का अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम किस जगह से ऑब्जर्व करते हैं, जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करते हैं। कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जब ऑब्जर्वर की बात करते हैं वह स्टेशनरी हो। स्टेशनरी कहने का मतलब कि रुका हुआ, जिस जगह से हम किसी फिनोमेना या कोई भी घटना को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वह ऑब्जर्व करने के टाइम अगर ऑब्जर्वर क्या होता है रेस्ट कंडीशन में हो या स्टेशनरी हो, ठीक, या फिर वह मूविंग कर रहा हो, अगर मूव कर भी रहा हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब वैसे केस में जब ऑब्जर्वर रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो वह क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ होता है वो डायरेक्टली अप्लीकेबल होता है। न्यूटन्स लॉ आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो न्यूटन्स लॉ जो होता है वो डायरेक्टली अप्लीकेबल होता है, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं न्यूटन्स लॉ के फॉर्मूला को, ठीक। तो यह मेरा क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। हम दूसरा बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि बॉडी जो होता है वो एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होगा। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर की हम बात करेंगे वो मूव कर रहा होगा, लेकिन उसका जो वेलोसिटी होगा वो भी चेंज कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू एन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। जब हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वह अगर एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है, मतलब उसका जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा हो, उसके साथ एक्सेलरेशन भी हो, तो वह क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इन दिस केस या इन सच फ्रेम्स
न्यूटन्स लॉ आर नॉट डायरेक्टली अप्लीकेबल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेटिव मोशंस निकालना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर के रेफरेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या मोशन है, क्या उसका वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन जो भी है, वो निकालने के बाद हम लोग लगा सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो क्या समझे अभी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, बॉडी जो होता है वह किसके साथ अटैच होता है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वह स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अटैच होता है। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं वह किसके साथ अटैच होता है, एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होता है। और इनर्शियल वाले में न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लीकेबल होता है, जबकि नॉन इनर्शियल वाले में न्यूटन्स लॉ जो होता है वो डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं होता है। जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो तो हम कहेंगे कि वह बॉडी क्या है, मोशन में। जब मोशन में आता है बॉडी तो हम वहाँ पे एक और टर्म फिर इंक्रीज हो जाएगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस जो है, जब किसी बॉडी की हम बात करते हैं कि पॉइंट ए टू बी अगर मूव कर रहा हो, कोई भी बॉडी है जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव कर रहा है, तो जो उसका एक्चुअल पाथ होगा उसके लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब वो जिस पॉइंट से होकर के जाएगा, सारे पॉइंट के लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और वह क्या कहलाता है, एक्चुअल पाथ लेंथ कहलाता है। और एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो क्या होगा डिस्टेंस का डिफिनीसन, कि when a body move from one point to another point, then the actual path length is known as distance। जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तब उसका जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा, एक्चुअल पाथ लेंथ कहने का मतलब कि वह जिस पाथ को फॉलो किया है उस पाथ के लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल पाथ लेंथ बोलेंगे। तो एक्चुअल पाथ लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है। और यह कैसा क्वांटिटी है, तो जो पाथ लेंथ होता है वह क्या है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं कि वह जिस डायरेक्शन से होकर के गया होगा उस डायरेक्शन के साथ हमें क्या करना है, टोटल लेंथ को लेना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है कि अगर बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो हम दोनों पॉइंट को फिक्स मान लिए कि चलिए ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट हम मान लिए कि आपका कोचिंग है और दूसरा पॉइंट आपका घर है। तो ये दोनों क्या चेंज होते रहता है, चेंज तो नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चेंज नहीं हो रहा है, मतलब दोनों फिक्स पॉइंट है। लेकिन क्या होता है कि आज हम सीधा अपने घर गए, जो शॉर्टकट रास्ता है या जो भी रास्ते को हम डेली फॉलो करते हैं, और एक दिन क्या किए कि हम दूसरे रास्ते से घूम करके चले गए। तो क्या हुआ, पहुँचे तो हम अपने घर ही, मतलब दोनों पॉइंट फिक्स है, हम चले कोचिंग से और पहुँचे अपने घर। लेकिन क्या दोनों का रास्ता का जो लेंथ हुआ, दोनों का जो पाथ लेंथ हुआ, क्या डिफरेंट हुआ कि नहीं, तो डिफरेंट हुआ। तो इसमें क्या हो गया कि जो डिस्टेंस आएगा, मतलब जो एक्चुअल पाथ लेंथ आएगा वो डिफरेंट आता है। दैट मीन्स व्हाट, कि हमें ये पता चल गया कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो कुछ भी होता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं उसके एक्चुअल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, इसलिए यह कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और आपको पहले से भी बता चुके हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो दो पॉइंट, जो दोनों पॉइंट मेरा फिक्स है, उस दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो सबसे छोटा रास्ता होगा, कि उससे छोटा पॉसिबल ही नहीं है, तो उस शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या फिर कभी कभी ये भी कहते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट या बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, इसका भी यूनिट होगा। तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है।
और यह कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें डायरेक्शन कहाँ से आ गया, जब वेक्टर की बात कर रहे हैं तो फिर डायरेक्शन कहाँ से आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि दो पॉइंट के बीच हमें शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। तो ये तो हमें पता चल गया कि जिस पॉइंट से हमें जाना है और जिस पॉइंट के पास जाना है, मतलब दो पॉइंट हुआ, दोनों पॉइंट क्या है मेरे लिए फिक्स है। तो जिस पॉइंट से हमें जाना है और जिस पॉइंट तक जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फाइनल पोजीशन है हमें हमेशा उसके तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। अगर उसके डायरेक्शन से हम थोड़ा भी डेविएट करते हैं तो मेरा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो फॉलो नहीं होगा, उसका लेंथ बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है, डायरेक्शन फिक्स होता है कि इनिशियल पॉइंट जो भी होगा उससे हमें हमेशा किसके तरफ ओरिएंटेड रहना है, जो फाइनल पॉइंट है। तो इसलिए हम इसमें क्या कहेंगे कि डायरेक्शन होता है। तो यह कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अगर हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वह फिक्स है, तो अगर हम कोई पाथ होता है जो इस तरह से मूव करके जा रहा है, तो यह क्या हो गया कि इसका जो पाथ लेंथ है वो ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अगर डायरेक्ट ए टू बी की तरफ ओरिएंटेड है, कोई ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्ट ए से बी की तरफ ओरिएंटेड है और इसी पाथ पे फॉलो किया, इसी पाथ को फॉलो किया, तो यह क्या होगा, ए और बी के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का। ये छोटा सा टॉपिक है पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसमें क्या है ना कि जैसे हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो सबका कुछ ना कुछ लेंथ होता है, उसका चौड़ाई होता है, लंबाई होता है, मोटाई होता है, सब कुछ होता है। लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सिंपल एक पॉइंट से सिर्फ इंडिकेट करते हैं, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे किसको, तो जब कोई बॉडी किसी डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है या कहीं मूव कर रहा है, तो जब वह मूव करता है तो हम मान लेते हैं कि जो मूव किया उसका डिस्टेंस और जो बॉडी का अपना लेंथ है उसका डिस्टेंस, अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, लगभग अगर 100 टाइम्स से ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वह पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मतलब बॉडी के लेंथ को निग्लिजिबल मान लेंगे, मतलब वहाँ पे उसके लेंथ को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे मान लिया कि एक कार है जो मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और उसे 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के कंपेयर में जो कार की लेंथ होती है 2 मीटर, वो क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, कार जो है मेरा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मतलब हम कार के हेड से और उसके बैक से कोई मतलब नहीं रखेंगे, पूरा एक पॉइंट ही कार को रिप्रेजेंट कर देगा, तो वह क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा डिफिनीशन, कि एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन डिस्टेंस कवर्ड बाई इट। जब किसी बॉडी का डिस्टेंस जो होता है, जो डिस्टेंस वो बॉडी कवर किया हो, उसके कंपेयर में बॉडी का साइज काफ़ी छोटा हो, तो हम वैसे बॉडी का साइज को क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। ये समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या करना है कि उसका कंपैरिजन देखना पड़ता है, कि हाँ कंपेयर करना पड़ेगा कि जो बॉडी डिस्टेंस कवर किया है उसके अकॉर्डिंग उसका लेंथ क्या है। हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं स्पीड का, कि स्पीड क्या होता है, किसी भी बॉडी का स्पीड। तो जब बॉडी डिस्टेंस कवर करता है तो बॉडी का पोजीशन चेंज होने में कुछ टाइम लगता होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही टाइम पे कोई एक बॉडी दो जगह प्रेजेंट हो, ये पॉसिबल नहीं है। या एक ही पोजीशन पे दो बॉडी प्रेजेंट हो एक ही टाइम पे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करते हैं स्पीड का, कि स्पीड क्या होता है। तो जब बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो वैसे टाइम में कुछ ना कुछ उसको टाइम लगता है। तो हमें ये पता करना है कि जिस पॉइंट से बॉडी स्टार्ट किया और जिस पॉइंट तक बॉडी गया, दो पॉइंट हुआ मेरे पास, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। बॉडी जिस पाथ को फॉलो करे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी जिस पाथ को फॉलो करेगा हम उसके पाथ का एक्चुअल जो लेंथ होगा वह टोटल लेंथ क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टाइम के कंपेयर में, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बॉडी कितना डिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो वह क्या हो जाता है, मेरा स्पीड हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे स्पीड कहते हैं। अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, अगर हम बात करते हैं कि हमने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है 1 सेकेंड में, 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो क्या हो जाता है कि 4 मीटर बाई टाइम 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 4/2।
1 तो क्या आता है 4 आएगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली क्या हुआ कि यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर। तो इसी को बोलते हैं 4 मीटर जो होगा वह क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। मतलब इसका अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो जो डिस्टेंस आया 1 सेकेंड का वही डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वही स्पीड कहलाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि अगर 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए 2 सेकेंड में, तो जो 8 जो है वह मेरा डिस्टेंस का वैल्यू है, तो यह न्यूमेरिकली स्पीड के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे टाइम अलग आ गया, टाइम 2 सेकेंड के लिए। तो 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, जब 2 सेकेंड में 8 मीटर तो 1 सेकेंड में 4 मीटर, तो 4 जो होगा वो मेरा स्पीड होगा। तो हम बात कर लेते हैं स्पीड का कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज होने का जो रेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पीड कहते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड, इसलिए क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस का होता है सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड ही रहता है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यह डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला का। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उसके रिस्पेक्ट में वह किस ढंग से लिखा जाता है। जैसे एम जो है वह मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल जो है वह लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर किसके लिए है लेंथ के लिए, सेकेंड किसके लिए टाइम के लिए। क्या इसमें केजी है, नहीं है, मतलब मास यहाँ पे नहीं आया तो मास पे पावर 0 दे दिए, मतलब मास यहाँ पे है ही नहीं। लेंथ क्यों आया 1, क्योंकि इस पर तो मीटर है सिर्फ, तो लेंथ क्या हो गया 1 हो गया। पर सेकेंड, अब पर यूनिट टाइम होना चाहिए तो टाइम को अगर हम ऊपर लेकर के जाते हैं तो -1 आ गया, तो क्या हो गया एम पे पावर 0, एल पे पावर 1 और टी पे पावर -1। तो इसका क्या हो गया एम पे पावर 0 एल टी इनवर्स। या फिर कभी कभी क्या होता है एम जब नहीं है तो इसे लिखते भी नहीं है, सीधा लिखते हैं एल टी इनवर्स, मतलब लेंथ और टाइम का इन्वर्स हो गया। यह क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला। जब भी डायमेंशनल फार्मूला को लिखते हैं तो ये जो कैपिटल ब्रैकेट है इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक। कैपिटल ब्रैकेट का यूज करके हम लोग फंडामेंटल्स जो क्वांटिटी होते हैं उसके टर्म में लिखा जाता है कि उसके टर्म में किसी भी यूनिट को लिखते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, तो वही क्या कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। अब स्पीड में देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहलाता है। यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे कि कौन से बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि बॉडी जो है वह पार्टिकुलर अगर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम देते हैं उस बॉडी के लिए तो वह सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो वैसे केस में क्या कहलाता है यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल है, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड को ही हम लोग क्या कहते हैं कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि एक एक सेकंड सबका गैप दिए हैं, अब एक एक सेकंड में कितना मीटर कवर किया है तो 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, तो यह क्या हो गया मेरा यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब बात करते हैं वेरिएबल स्पीड का। तो बहुत आसान है, नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज हो रहा होगा, या फिर इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा कि व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म वाले में इक्वल होता है जबकि यहाँ पे क्या होता है अनइक्वल होता है। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल फिक्स रखे हैं, डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है सेम टाइम में, तो वह क्या हो गया मेरा वेरिएबल स्पीड कहलाया, ठीक, कॉल्ड वेरिएबल स्पीड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक बार फिर से देख लो, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये क्या है सबका टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल सेम है। देखो पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर, सेकेंड वाले में 4 मीटर, थर्ड वाले में 6 मीटर, फिर से दिए लास्ट में 1 सेकेंड और या कितना मीटर 8 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया टाइम इंटरवल तो फिक्स है लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया अलग अलग ट्रैवल किया, तो वह बॉडी जो है वह वेरिएबल स्पीड में है। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड का। तो देखो एवरेज स्पीड में क्या होता है ना कि हमें बॉडी कैसे भी मूव करे उसका स्पीड बीच में घटे बढ़े मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये निकालना है कि वह फाइनली टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया
और टोटल टाइम कितना लगा। ठीक, उसके बीच में उसका स्पीड बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब उस बॉडी के स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें क्या निकालना पड़ता है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है और टोटल डिस्टेंस कवर करने में बॉडी को कितना टाइम लगा है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। यह क्या हो गया, अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं तो टाइम तो मेरा दिया हुआ है सबका, फिर सबका डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो स्पीड अगर सबका देखें ए से बी का तो 2 मीटर पर सेकेंड, बी से सी का तो 4 मीटर पर सेकेंड। एवरेज क्या होता है, ए से पूरा ई तक का एक ही वैल्यू आएगा कि उसका स्पीड क्या होगा कि इतने टाइम में वो ए टू ई पहुंच जाएगा। तो क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। 2 4 6 8 इतना मीटर कवर किया, कितने सेकंड में, 1 1 1 1, सबको ऐड कर दिए जो भी सेकंड था, निकाले कितना आया मेरा 20/4, यानी कि कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। और 5 मीटर पर सेकेंड जो होगा यह मेरा क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। तो यहाँ तक समझ में आया है, तो इसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। ठीक, थैंक यू।